हेलो मित्रों, आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मंजिल अपनी अपनी चैनल कोचिंग में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 46, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसकी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो ऑप्शन सी, राजा भुंज। क्वेश्चन नंबर 48, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, स्वयंभू को। व्याख्या, स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौम चरवै 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि भी कहा जाता है। स्वयंभू को हम और किस नाम से जानते हैं? अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? ऑप्शन बी, स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम है ऑप्शन डी, पामचर्य। पामचर्य किसकी रचना है? ऑप्शन सी, स्वयंभू की। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? तो ऑप्शन डी, पामचर्य में। इसकी व्याख्या, पामचर्य में स्वयंभू द्वारा कृत चरित काव्य है। इसमें 5 खंडों का वर्णन दिया गया है। वे 5 खंड इस प्रकार हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने इसमें नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है और नारी के प्रति पुरुष का क्या दृष्टिकोण है, इस युग में कैसा रहा, इसके बारे में भी बताया है। यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए, भविष्य का कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए जिनमें कथानक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्य कहा का नाम भी उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 55, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, पुष्पदंत को। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन डी, पैमचर्यु। पैमचर्यु पुष्पदंत की नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी 2 अन्य रचनाएं और भी हैं जिसे रिट नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद के नाम से जानते हैं। 57, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो ऑप्शन डी, महापुराण। 58, महापुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी, पुष्पदंत। व्याख्या, अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं: महापुराण, जयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ये तीनों रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं इनकी। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बताया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 59, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में काव्य का सृजन किया है और इस भाषा का नाम
हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि में वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे और मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी इन्होंने ही किया। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक कवारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने, गजल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही है। 61, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। व्याख्या, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े ही विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती हैं, जिनमें अब 20 और 21 ही उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आदिकाल में पहेलियों व मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो सही आंसर है। 64, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ऑप्शन बी राइट आंसर राउल बेल। शिलांकित कृति राउल बेल है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राउलवेल ऐसे हिंदी से नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के साथ शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थान भी प्रधान है। राउलवेल किस तरह की रचना है? तो राउलवेल गद्य पद मिश्रित चंपू है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। व्याख्या, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याख्या के रूप में प्रतिष्ठित है और महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी पुस्तक सिद्ध होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी पंडित बबुआ मिर्स के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। ऑप्शन डी राइट आंसर व्याकरण से संबंधित यह ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 68, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार ऑप्शन ए राइट आंसर दामोदर शर्मा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन ए राइट आंसर है ब्रज भाषा। व्याख्या, डॉक्टर नगेन ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ है। अच्छा, डॉक्टर नगेन ने बताया है कि आदिकाल में किन किन शैलियों का विकास हुआ है। इनमें 2 शैली हैं जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ डिंगल और पिंगल हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में पिंगल शैली की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं
वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ही ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी तथा भक्ति काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है और खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 71, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रासो साहित्य। डॉक्टर गिरिशन एम राम कुमार ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल का नाम दिया है। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख रचनाएं हैं विजयपाल रासो, जो नलसिंह द्वारा लिखी गई है, हमीर रासो सारंगधर द्वारा, कुमान रासो दलपति विजय द्वारा, बीसल देव रासो नरपति नल्ला द्वारा और पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई द्वारा रचित है। परमाल रासो जागनिक द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरफा सवरपा सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सरापा, सवरपा, लुईपा, विरूपा, डोबीपा, कन्हपा, कुकुरिपा आदि सिद्ध कवि हैं। अच्छा, जितने भी ये सिद्ध कवि हुए हैं, इनके पीछे पा नाम लगाया गया है। इस तरह से आप इन्हें एक जैसे देखकर भी याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं और नाथपंथी जिन ग्रंथों का प्रमाण मानते हैं, उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं हठयोग, गोरखनाथ, ज्ञानामृत, गोरखकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत संस्कृत भाषा में मिलते हैं और जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या भी 12 बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। 73, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ऑप्शन ए। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ऑप्शन ए राइट आंसर। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल शैलियाँ थी। राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 76, वीर गाथाकालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। व्याख्या। वीर गाथाकालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियसन ने क्या नाम दिया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चारण काल। गिरियसन ने किस काल का नाम दिया है? तो गिरियसन ने चारण काल नाम दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज गिरियसन ने चारण काल का नाम दिया और वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। नोट, अधिकतर विद्वानों की कृतियों में गिरियसन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी में उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है।
लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पूछे गए प्रश्न पे उसमें जो समय काल दिया गया था वो आंसर की में 700 से 1400 ईस्वी माना गया है। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देव रासों में ऑप्शन सी गे शैली का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर सी। बीसल देव रासो मूलतः गे काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन मिलन की कथा का सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नल्ला ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर है नरपति नल्ला। 80, बीसल देव रासों में बीसल देव की पत्नी कौन थी? तो ऑप्शन ए राजमती राइट आंसर। थैंक यू।